टाइम्स ड्राइव के दर्शकों का स्वागत है एक खास चर्चा, खास बातचीत में। आप सबको पता है, नई ब्रेज़ा आने वाली है और उसके बारे में हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ शशांक सान मौजूद हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक़्त निकालने के लिए और जो टीज़र्स हमने देखे उसको लेकर तो एक अच्छा खासा बज़ मैं देख रहा हूँ। लेकिन जी, पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आया था वो वही था कि अब सनरूफ भी देखने को मिल रहा है, मारुति सुज़ुकी के प्रोडक्ट में। न जी, सिर्फ़ एक फ़ीचर है बल्कि मारुति सुज़ुकी के लिए एक बड़ा स्टेटमेंट भी है। जी। कैसे, कब ये डिसीज़न लिया, क्यों लिया? इसके बारे में ज़रा सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। जी, देखिए जैसे पहले तो शुक्रिया क्रांति आपने मेरे को यहाँ इसके बातचीत के लिए बुलाया, गुफ्तगू के लिए, उसके लिए शुक्रिया। आपका जो सवाल है बड़ा अहम सवाल है कि ये क्यों हमने ये फ़ैसला किया कि इस तरह के फ़ीचर्स अपनी गाड़ियों में लाएँ। देखिए हम लोग कंज़्यूमर की जो रुझान हैं वो हम पूरा ट्रैक करते हैं अपने मार्केट रिसर्च से और 15-16 में जब हमने ब्रेज़ा को जब हमने उसकी जो शुरू हुई थी उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी, उसमें हम उस समय 3 क्राइटेरिया कंज़्यूमर की नज़र में सबसे अहम रहते थे, अपनी जो भी वो गाड़ी जिसको चॉइस करता था। नंबर 1 was डिज़ाइन, नंबर 2 वाज़ द ब्रांड जैसे कि मारुति सुजुकी उसकी नेटवर्क या आप उसका आप मेंटेनेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ उसका जो ट्रस्ट फैक्टर एंड सो ऑन। तीसरी चीज़ जो थी वो माइलेज। लेकिन हमने जब कर रहे थे इस दौरान जो रुझान हमने देखे, रुझान कंज्यूमर्स का एक चौथा क्राइटेरिया भी आ गया। चौथा क्राइटेरिया था टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स का। और ये हमने देखा है 1.5-2 साल के करीब दरमियान में ये शुरू हुआ कि कंज्यूमर्स का रुझान टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और फीचर्स की तरफ बढ़ गया और आज की डेट में जो टॉप 4 क्राइटेरिया हैं, उनमें से एक बड़ा ही अहम जो क्राइटेरिया वो फीचर्स और टेक्नोलॉजी का भी है। तो यही एक रुझान को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि ब्रेज़ा में भी हमें ये फीचर्स लाने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई ख़ास फ़ीडबैक जो बहुत ही ब्रेज़ा स्पेसिफ़िक था जो कस्टमर्स की तरफ से जो आपने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की? हाँ, तो एक तो ये टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी उसका और फीचर्स का था। दूसरा जो कंज्यूमर्स का वो जिन जो उन्होंने ये भी अपना वो व्यक्त किया था कि इसमें कुछ फैक्टर जैसे 680 80 का बेटर 80 होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमने 6 स्पीड 80 लेके आया है। या उन्होंने जैसे एक ये किया कि इसमें कुछ ऊपर टॉप एंड के फीचर्स ऐड करिए। तो हमने उसके बुनियाद पे हमने जो थे एचयूडी है या 360 व्यू कैमरा है या टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, ये ऐसे फीचर्स हैं जो इस सेगमेंट में या इस सेगमेंट में पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये सिर्फ हम कंज्यूमर की फीडबैक के बुनियाद पे ही हमने ये किया है। एक और चेंज जो हम टीज़र्स में देख रहे थे, मे बी आई एम रॉन्ग बट विटारा नहीं दिख रहा है। केवल जी, आप ब्रेज़ा के नाम के साथ आ रहे हैं, तो वो जी। क्या फ़ैसला था आपका? जी, देखिए जब हमने ए ब इ इ इब इब्तिदाई दौर में जो हमने ब्रेज़ा की एक शुरू की थी, उसमें विटारा का नाम इसलिए हमने साथ में उसको लगाया था क्योंकि विटारा एक मशहूर ब्रांड है। सुज़ुकी का एक बहुत अच्छा और बहुत ही मतलब काबिल और मैं कहूँगा जिसका काफ़ी एक्सेप्टेंस है पूरी दुनिया में। तो वो ब्रांड को हमने इसके साथ लगाया था, ब्रेज़ा एक नया ब्रांड था। तो विटारा ब्रेज़ा इस तरह से हमने कोशिश करी और हमने ये अपनी जो तहकीक है, जो रिसर्च है, उससे हमें ये पता लगा कि ब्रेज़ा स्टैंड अलोन इटसेल्फ इज़ नाउ अ वेरी गुड ब्रांड। अगर आप उसके केपीआईज़ देखें मार्केटिंग टर्म्स में जिसको हम जैसे जैसे रिकॉल स्कोर्स हैं या अवेयरनेस स्कोर्स हैं या ब्रांड कंसिडरेशन स्कोर्स हैं। ये सारे स्कोर्स का अगर आप नज़र डालें तो ये पाया गया है कि ब्रेज़ा इटसेल्फ ऑन अ स्टैंड अलोन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड और यही वजह है कि हमने ये फैसला किया कि इस जो नई ब्रेज़ा है उसको उसमें से विटारा का नाम हटा के स्टैंड अलोन बेसिस पे हम उसको ब्रेज़ा का नाम दिया है। और आपने बुकिंग भी इसकी अभी शुरू की है। जी। कोई शुरुआती इंडिकेशंस, कोई नंबर्स, कोई फिगर्स, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी, तो इसमें 2 पार्ट हैं। एक तो हमारी पुरानी ब्रेज़ा की कुछ बुकिंग्स जो हमारे पास पेंडिंग हैं, वो करीब 20,000 के से थोड़ी-सी ज़्यादा हैं, जिसमें जिसको कन्वर्ट किया जाएगा नई बुकिंग में कंज़्यूमर की ओके लेने के बाद।
कुछ गाड़ियां जो हमारी स्टॉक में है पुरानी, वो तो ऑफ कोर्स डिलीवर करेंगे कंज्यूमर्स को। कल ही सुबह हमने बुकिंग शुरू करी, और काफ़ी हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे अच्छे नतीजे हमें कल का देखने को मिले। हो सकता है, अब हमें देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है, काफ़ी दिन के डेटा देखने के बाद हम कह सकते हैं कि क्या ट्रेंड है। लेकिन कल हमारे पास करीब 4,500 बुकिंग्स आई हैं, तो वो काफ़ी अच्छी बुकिंग नंबर है एक दिन के लिए। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि रुझान आगे आने वाले दिनों में क्या यही तेज़ी देखने को मिलेगी, इसको हम तब ट्रैक करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो यहाँ अगर आप कह रहे हैं कि 4500 बुकिंग्स एक दिन में आई है, तो वो जी। नंबर आपने ये एंटिसिपेट करके रखा था? प्रोडक्शन में किस तरह से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? पुराने जो बुकिंग्स हैं, उसका बैकलॉग कैसा है? उसके बारे में ज़रा बताएँ। जी, देखिए हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन जो ब्रेज़ा का अभी हाल-फिलहाल में अगर आप देखें, तो महीने का 10,000 गाड़ी बनती है। वो 10,000 गाड़ी का एक एवरेज है। जैसे अगर आप देखें पिछले साल लगभग 1,18,000 1,17,000 ब्रेज़ा बेची हमने। तो 10,000 का एवरेज है। उस लिहाज से 20,000 अगर पेंडिंग बुकिंग्स हैं, तो 2 महीने की वेटिंग से तो हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारा ये सबसे पहली कोशिश ये है कि जो 10,000 का आंकड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तब प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा 10,000 के ऊपर, और किस लेवल तक लेके जाना है वो इस बात पे मशरूत है कि कितनी बुकिंग्स हमारे पास आगे और आती हैं। तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी हुई है। आगाज़ जो बुकिंग का है कल का, वो बड़ा अच्छा है। लेकिन हमें अब देखना पड़ेगा कि रुझान क्या इसी तरह चलता रहेगा, और उसकी बुनियाद पे हम ये आगे फैसला करेंगे कि प्रोडक्शन को कितना बढ़ाना है। तो आपका बिल्कुल जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमें बढ़ाना तो पड़ेगा प्रोडक्शन, और वो कितना बढ़ाना पड़ेगा, अब हमारी नज़र इन आंकड़ों पे है कि कितनी बुकिंग्स आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को और मिलती अगर हैं। और बाकी मॉडल्स की बात करें, वहाँ पर कितनी वेटिंग है? वहाँ पर कितने नंबर की बुकिंग पर फिलहाल मारुति सुजुकी मौजूद है? अभी हमारे पास आज की दिन 3,15,000 के करीब बुकिंग्स मौजूद हैं। ये ऑफ कोर्स अगर आप देखें उसमें सीएनजी का करीब 1,30,000 है। तो बुकिंग्स उन 3,15,000 में से मॉडल वाइज अलग-अलग वेटिंग चल रही है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रोडक्शन कितना है और बुकिंग्स कितनी है। कुछ मॉडल्स में वेटिंग ज़्यादा है, कुछ मॉडल्स में वेटिंग कम है, बट एवरेज अगर आप लें तो हम लोग 1,25,000 करीब गाड़ी पिछले अगर आप 8-10 महीने देखें तो 1,25,000 का जो एवरेज है, उसमें उस हिसाब से करीब ढाई से 3 महीने की वेटिंग है। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी हैं जैसे अर्टिगा वगैरह है जहाँ पे वेटिंग 6-6, 7-7 महीने भी है। तो काफ़ी वेरी करती है, और हमारा ये सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, एक हदफ है कि इसको कैसे हम बुकिंग्स को कंज्यूमर्स को डिलीवर कर सके गाड़ी, और वही हमारी कोशिश है अभी जारी है। और जो बुकिंग और जो वेट है, सबसे ज़्यादा क्या सीएनजी मॉडल्स में है? अभी जी, आपने जैसे जी, जैसे मैंने अभी फरमाया 1,30,000 सीएनजी की बुकिंग्स हैं 3,15,000 में से। सीएनजी में हमारा एवरेज लगभग 25 से 30,000 गाड़ी का महीने का होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर एक आप क्विक अगर ये आंकड़े हैं उसमें आप अगर को कैलकुलेट करें, तो करीब 4 महीने का एवरेज वेटिंग है। फिर बट लेकिन वहाँ पे भी अलग-अलग मॉडल्स में अलग-अलग वेटिंग है। अर्टिगा सीएनजी पे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ वेरिएंट्स में 8 महीने की भी वेटिंग है। एक ट्रेंड जो आपने ज़िक्र किया थोड़ी देर पहले शुरुआत में, और दूसरा उसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा भी है। मैं बदलते हुए कस्टमर रिएक्शन और एक्सपेक्टेशन को जो हम लोग देख रहे हैं, उससे आप कैसे देखते हैं? आपने एक तो बात कही टेक और फीचर्स, गैजेट्स, जी, इन सब के जी, मामले में उनका जो है पिछले डेढ़ 2 सालों में उनकी चॉइसेस, उनकी प्रायोरिटीज़, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। और जी। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि जो एंट्री सेगमेंट या हैचबैक्स का जो आपने भी एक बार शायद ये स्टेटमेंट दिया था कि ब्रेड एंड बटर सेगमेंट में से आपका बटर गायब है। तो वो उस सेगमेंट को कैसे आप रीड कर रहे हैं, और ये चेंज ओवर कैसा है? देखिए ये बात सच है कि अगर आप कुछ साल कबल आप देखें तो प्राइसेस में इज़ाफ़ा हुआ है, ख़ास इज़ाफ़ा हुआ है, और उसकी कई वजह हैं। एक तो कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी हैं, तो उसके रिएक्शन में ओईएम्स ने प्राइसेस बढ़ाई हैं। दूसरा है फीचर्स, और अगर जैसे आप नए ऐड करते हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है।
तीसरा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, चाहे वो एमिशन के रिलेशन में हो या सेफ्टी के रिलेशन में हो, तो वो भी एक लाजमी है कि हमको उसमें वो फीचर्स लाने पड़ेंगे। चौथा कुछ टैक्स एलिमेंट्स हैं, जैसे रोड टैक्स है, रजिस्ट्रेशन टैक्स है, वो भी कई सूबों में बढ़ा है। तो इस तरह से ये चार वजह हैं जिस वजह से जो है प्राइस पॉइंट्स ऊपर गए हैं। लेकिन अलग अलग सेगमेंट में इसका जो असर होता है वो अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइस सेंसिटिविटी है वो अलग सेगमेंट्स में मतलब मुख्तलिफ होती है। अगर आप देखें एंट्री सेगमेंट में तो वहाँ पे जो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है प्राइस के बढ़ने से, तो वहाँ जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से वो सेगमेंट में हमने देखा है कि उसमें थोड़ी सी धीमी, मतलब इट हैज बिकम ए लिटिल स्लोअर। बट स्टिल यू मस्ट रिमेंबर कि हैच सेगमेंट अभी भी पूरे मार्केट का 40% है। वो उतना ही बड़ा है जितना एसयूवी सेगमेंट है, बट फर्क ये है कि एसयूवी सेगमेंट बढ़ता जा रहा है और ये जो है थोड़ा सा घटा है। लेकिन अभी सेगमेंट बहुत बड़ा है। अगर पिछले साल के आप आंकड़े देखें, 30 लाख में से करीब 12 लाख गाड़ियां हैचबैक की हैं। सो इट इज स्टिल अ वेरी सिग्निफिकेंटली लार्ज पोर्शन। और हमें लगता है कि आगे आने वाले मार्केट में दोनों रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसको हम भारत और इंडिया बोल रहे हैं, कि भारत की रिक्वायरमेंट जो है वो भी रहेगी और जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है जो ज़्यादा एस्पिरेशनल है, जो जैसे हमने जिक्र किया पहले भी, मोर 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 अर्बन या मोर एफ्लुएंट, मोर एस्पिरेशनल, वो डिमांड उन प्रोडक्ट्स की भी बड़ी है। तो हमें, अगर मार्केट लीडर हैं जैसे हम हैं, हमारा हदफ 50% मार्केट शेयर का है, तो हमें दोनों सेगमेंट में अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए हमारी नज़र दोनों सेगमेंट पे है, एक जहाँ पे हम ऑलरेडी कर रहे हैं अच्छा और जहाँ पे हम उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। दोनों सेगमेंट को हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी ताकि हम वो जो ऑब्जेक्टिव है 50% मार्केट शेयर का, वो हम उसको अचीव कर पाएँ। तो जिस सेगमेंट में आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी जो पिछली कई बातचीत हुई है, उस हिसाब से आप एज़ अ ब्रांड ऐसा भी लग रहा है कि मारुति सुजुकी एसयूवी के ऊपर पहले कहीं ज़्यादा फ़ोकस और अग्रेसिव होने वाली है। तो जी, उसमें एक प्रोडक्ट तो आपका पहले से ही सुपर हिट है ही, जो नए अवतार में आ रहा है, आपने कहा कि जी, 20,000 जी, पहले से। जी, दूसरा प्रोडक्ट जिसके लिए बातचीत चल रही थी और अंदाज़ा हमें सुनने को मिला था शायद सितंबर तक आ जाएगी, जो टोयोटा के साथ आपने कोलैबोरेट करके बनाई गाड़ी। उसके प्लान जो है वो टाइमलाइन उसी टाइमलाइन पर है, और उस सेगमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, देखिए, आप बहुत दुरुस्त फरमाया आपने, क्योंकि अगर आप बाज़ार की हिस्सेदारी देखें नॉन एसयूवी सेगमेंट में, तो मारुति सुजुकी 66% की बाज़ार की हिस्सेदारी है। ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा है। 66-67% इज़ द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन नॉन एसयूवी सेगमेंट। लेकिन हमारा जो पूरा जो मार्केट शेयर अगर आप देखें तो वो 50% के नीचे है। और हुँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो एसयूवी सेगमेंट है उसमें हमारा मार्केट शेयर करीब 12% है। एंट्री एसयूवी में हम फिर भी मार्केट लीडर हैं अपनी ब्रेजा के साथ, जैसे आपने बताया सुपर हिट प्रोडक्ट है। फिर भी वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन बहुत है, करीब 20% हमारा बाजार की हिस्सेदारी है। तो हाँ, क्लियरली हमें ऐसे सेगमेंट में अपनी डोमिनेशन बढ़ानी पड़ेगी जहाँ पे हमारा अभी मार्केट हिस्सेदारी जो है वो कम है। और मिड एसयूवी एक ऐसा सेगमेंट बहुत क्लियरली है जहाँ पे जो सेगमेंट है वो 18% है ओवरऑल इंडस्ट्री का, लेकिन हमारी हिस्सेदारी उसमें बहुत कम है, 4% है। हमारी एस क्रॉस है वहाँ पे, जो शायद उतनी हमने शायद अच्छा नहीं वो कर पाए परफॉर्मेंस उसमें। तो क्लियरली ऐसे सेगमेंट एमर्ज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्रांति, जो मेरे ख्याल में पिछली बार हमारी जब गुफ्तगू हुई थी तो शायद मैं उस बात को इज़हार नहीं कर पाया था कि ये मार्केट जब एसयूवी का जब बड़ा हुआ है, अब जैसे ही मार्केट जो है वो बड़ा होता है, उसके सब सेगमेंट एमर्ज होते हैं। जैसे आपने देखा है कि पहले एसयूवी के लिए हम बात करते थे तो सिर्फ बोलेरो, स्कॉर्पियो टाइप की बात करते थे, लेकिन अब हम सिटी की भी बात करते हैं, एंट्री एसयूवी की बात करते हैं, फिर हम मिड एसयूवी की बात करते हैं, हम प्रीमियम एसयूवी की बात करते हैं, जैसे एंडेवर है, पजीरो है, फॉर्च्यूनर है, और लाइफस्टाइल एसयूवीज भी हैं जैसे थार है जिस कैटेगरी में। तो ये नए सेगमेंट्स उभर के आए हैं और हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेगमेंट में मारुति अपने को स्ट्रांग कर सकती है। क्लियरली मिड एसयूवी इज वन सेगमेंट, वहाँ पे एक जो लाइफस्टाइल का सेगमेंट है एसयूवी में, वो भी एक सेगमेंट है जिसमें कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो हम सारा स्टडी कर रहे हैं
और जल्दी आपको बताएँगे कि हमारे आगे आने की क्या हिकमत अमली है हमारी, और जब हम इसको लॉन्च करेंगे ब्रेज़ा को, शायद अगर आप उस दिन हमें ये सवाल करें तो हम थोड़ा और तफ़सील से उसका जवाब दे सकें। वैसे मैं सोच रहा था कि इस बार ना पूछूँ, लेकिन आपने जिस तरह से लाइफ़स्टाइल को अंडरलाइन कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप मुझे उम्मीद थी कि शायद आप कहीं जिमनी के बारे में ना बोल दें कुछ। तो जिमनी उस कैटेगरी में आती है, लेकिन जैसे मैंने एग्ज़ैक्टली। आपको पहले भी बताया कि हमने जब ऑटो एक्सपो में दिखाया था, हमने मार्केट से इसकी फीडबैक ली है, और आगे आने वाले वक्त में हम उस फीडबैक के बुनियाद पे जरूर अपने प्लान बनाएंगे, और जैसे ही वो प्लान हम फिक्स करेंगे, आपको हम जरूर इतला देंगे। और एक आखिरी सवाल सर, जो लगातार प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है और जी। जो इनपुट कॉस्ट की बात हो रही है, इन जी। दोनों को आप कब तक सुलझता हुआ देखेंगे? एक तो वेटिंग पीरियड के बारे में आपकी राय समझना चाहेंगे, और दूसरा ये कि जो छोटी गाड़ियों वाले सेगमेंट में जो रिकवरी है या प्री पैंडेमिक लेवल, आप किस तरह से देखते हैं कब तक होगा? हाँ, तो इसमें आपने बेसिकली 3 सवाल किए हैं। एक तो आपने कहा है सेमीकंडक्टर के चलते जो प्रोडक्शन की हुँ, जो सप्लाई स कांस्टेंट है, वो देखिए जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप पिछले 8-10 महीने देखें तो सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है, और 100% मतलब 100% तो नहीं हुई है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन हम तेज़ी से वो सिचुएशन नॉर्मल की तरफ जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक़्त में वो जल्दी ही ये सिचुएशन नॉर्मल की तरफ जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए नहीं एक टाइम बता पा रहा हूँ कि वो जुलाई होगा या अगस्त होगा या सितंबर होगा, क्योंकि अभी विज़िबिलिटी सेमीकंडक्टर के रिलेटेड अभी भी विज़िबिलिटी कंप्लीट नहीं है। इसलिए बेहतर हो रहा है ये तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो कब तक 100% नॉर्मल हो जाएगा, इस पे इसको इसको बताने में मैं थोड़ा-सा मेरे को मुश्किल हो रही है। दूसरी बात आपने कमोडिटी प्राइसेज़ की कही। कमोडिटी हुँ, प्राइसेज़ पिछले 2 साल में बहुत तेज़ी से उनमें इज़ाफ़ा हुआ है, और वो जो बढ़ी हैं प्राइसेज़, उसके रिस्पॉन्स में क ओईएम्स ने प्राइसेज़ बढ़ाई हैं, हमने भी कीमतें बढ़ाई हैं। लेकिन हमने जो कीमतें बढ़ाई हैं, वो उतनी नहीं बढ़ाई हैं जितनी कि इज़ाफ़ा हुआ है कमोडिटी प्राइसेज़ में। और अभी आपने हाल-फिलहाल में सुना होगा, थोड़ा-सा सॉफ्टनिंग हुई है स्टील प्राइसेज़ में, कुछ कॉपर और एल्यूमीनियम में भी। लेकिन जब आप उसको कंपेयर करें 2 साल पहले की जो कीमतें थीं, उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉफ़िटेबिलिटी पे प्रेशर तो है, और मेरी नज़र में वो कुछ देर और रहेगा। लेकिन सब कुछ इस बात पे मशरूत है कि कितनी जल्दी वो कमोडिटी प्राइसेज़ कम होती हैं। दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपने कहा कि एंट्री सेगमेंट कब बेहतर होगा। वो देखिए, उसको एंट्री सेगमेंट की सेंसिटिविटी, जो प्राइस हाइक्स हैं, उसके अगर उसमें देखा जाए, तो उसके दायरे में देखा जाए, तो ज़रूर हम ये कहेंगे कि वो प्रेशर में रहेंगे, स्पेशली द एंट्री सेगमेंट। लेकिन जो जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया, फर्स्ट टाइम बायर्स आ रहे हैं, उनकी चॉइस और जो जो हमारा जो मुल्क है, उसकी जो डेमोग्राफ़ी है, वो इस तरह की है कि जहाँ पे यंगस्टर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं नौकरी के में, एम्प्लॉयमेंट में। तो वो लोग जो हैं, उनकी चॉइस, उनको कि वो भी प्राइस सेंसिटिव हैं, उनकी चॉइस फर्स्ट टाइम बायर्स की जो है वो एंट्री हैच की होती है। और ये हुँ। सिर्फ़ एक बात इस बात की है कि अगर इनकम लेवल्स बढ़े, इकोनॉमी तेज़ी से बढ़े, तो उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये सेगमेंट जो है फिर से अच्छा हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स on the affordability factor. And affordability factor depends on how quickly your income increases and how fast the cost or the prices increases. दोनों पे हाँ, हमें लेकिन नज़र रखनी पड़ेगी, उसमें और तो एक 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 हो पॉइंट सकता है ये रिवाइव हो जाए। या एक एक ही पॉइंट इससे और जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगा कि जब हाल-फिलहाल में एक तो जो सेंटिमेंट या इंटरनेशनल जो भी हम घटनाएँ देख रहे हैं, ओवरऑल माहौल नहीं लग रहा कि तुरंत ये चीज़ें कम होंगी। प्लस जो सेफ्टी के नॉर्म्स या एयरबैग्स के बढ़ने की बात है, उस हिसाब से तो फिर अफोर्डेबिलिटी अभी होराइज़न में नज़र नहीं आ रहा कि अफोर्डेबिलिटी कम होगी। तो ऐसे में ये वाला एंट्री हैच का सेगमेंट क्या काफ़ी लंबे टाइम तक आपको लग रहा है कि या अब एसयूवीज़ का ही बोलबाला रहेगा, ऐसा आपको लग रहा है?
देखिए, जैसे मैंने बोला कि 2 मार्केट रहेंगे। एक तो वो दूसरा मार्केट इस आपका जो पहले सवाल था उसके उसमें मैंने आपको बताया था उसके मुताल्लिक कि दोनों तरह के बाज़ार में सेगमेंट रहेंगे। वो एक अलग सेगमेंट है। हम इस समय गुफ्तगू कर रहे हैं इस सेगमेंट की जो कि लोअर एंड पे है, जो हुँ, एंट्री हैच वगैरह के हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया है, अगर अफोर्डेबिलिटी फैक्टर बेटर नहीं होगा, अफोर्डेबल फैक्टर बेटर सिर्फ 2 केसेस में हो सकता है। वन कि अगर इनकम राइजेस फास्टर देन प्राइसेस, एंड सेकंड इफ प्राइसेस कम डाउन फॉर द सेम इनकम लेवल, और ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। हुँ, हुँ, तो अगर जैसे आप सही बोल रहे हैं, अगर इस तरह के नए कोई नॉर्म्स आते हैं जिससे अफोर्डेबिलिटी मतलब प्राइसेस बढ़ती हैं, तो अफोर्डेबिलिटी पे उसका विपरीत असर पड़ेगा, और उसके विपरीत असर के चलते इस मार्केट पे ये इस वीकनेस रहेगी इस वाले सेगमेंट में। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपने जिसका ज़िक्र किया आलमी तौर पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, अगर वो खत्म होते हैं, इकोनॉमी बाउंस बैक करती है क्विकली, तो हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफी है वो सपोर्ट करती है इस सेगमेंट को काफ़ी हद तक। रिक्वायरमेंट भी है, और अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो ये सेगमेंट भी वापस आ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली द इकोनॉमी ग्रोज, और हाउ द प्राइसेस आर मैनेज्ड। सो वो दोनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने जितना आपने वक़्त दिया था उससे ज़्यादा हमने ले लिया, लेकिन आपने सभी थैंक सवालों यू, के जवाब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।